नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 36 घंटे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र में टूटे गठबंधनों के साथ हुए विधानसभा चुनाव में जनता किस पार्टी से कितना जुड़ी, इसका अंदाजा हर कोई अपने अपने हिसाब से लगा रहा है। मीडिया के दिग्गज संपादकों का एग्जिट पोल क्या कहता है? जी हां, आपको देश सरकार की राह पर मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा धन कुबेरों का नाम नहीं बता सकते। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर मढ़ा दोष, कहा 95 में जर्मनी से हुए समझौते की वजह से सरकार बेबस। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा, कहा पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी से गहरे संबंध, आईटी रिपोर्ट का दिया हवाला। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता की कल रिहाई, सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की सशर्त जमानत, 18 दिसंबर तक सजा पर भी रोक। आईटी रिपोर्ट का दिया हवाला। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता की कल रिहाई, सुप्रीम कोर्ट से मिली 2 महीने की सशर्त जमानत, 18 दिसंबर तक सजा पर भी रोक। तीनों सेना प्रमुखों को मिली चीन पाकिस्तान से निपटने का मोदी मंत्र, सीमा पर पाक का करारा जवाब देने का निर्देश, एलएसी पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान, कहा गरीबों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स का हाथ काट दूंगा। और भारत के खिलाफ 5वां वनडे और T20 नहीं खेलेगी वेस्टइंडीज, सीरीज बीच में छोड़कर लौटेगी टीम। सैलरी को लेकर बोर्ड और खिलाड़ियों में चल रहा है विवाद। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक दलों की दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। दोस्तों की दुश्मनी में कौन दमदार साबित हुआ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तमाम अखबारों और न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल दिखाए, उस पर बहस भी हुई। आज हम आपको देश के उन बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल दिखाएंगे जो राजनीति का खेल और जनता की नब्ज दोनों बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इंडिया न्यूज पर मीडिया के 6 महारथी आपको बताएंगे महाराष्ट्र में इस बार मतदान क्या कहता है, महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी। इस पर नामी ग्रामी पत्रकारों का यह पैनल अपनी राय भी देगा और अनुमानित आंकड़े भी बताएगा। आज की बड़ी बहस का हमारा मुद्दा भी यही है कि महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार। महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या कहता है देश के बड़े पत्रकारों का अपना एग्जिट पोल। आइए मैं अपने गेस्ट पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, वो नामी गिरामी पत्रकार जिनका एग्जिट पोल आप देखने वाले हैं। रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एक्स एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक टंडन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ रहेंगे। आप तमाम लोगों की पैनी नजर महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों के चुनाव पर रही, लेकिन आज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रामकृपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसकी सरकार आप बनवा रहे हैं, ये बाद में बताइएगा। पहले ये बताएं कि किसको कितनी सीटें आप दे रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा एक अनुमान यह है कि बीजेपी और शिवसेना मिला के 288 में 200 सीटें करीब करीब ये ले जा रहे हैं। अब रफली जहां तक जो मुझे अभी तक वोट परसेंटेज एग्जिट पोल के आसपास अभी मिला है, अगर उसको आधार बना करके मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आसपास आके टिकती है। प्लस माइनस 5 वो 10 जो भी हो जाए। देखिए, इतना भविष्यवाणी करना तो खतरे से खाली नहीं होता, पर फिर भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि बीजेपी अपने बूते पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन ही रही है। मैं 135-140 के आसपास मान के चलता हूं, ये फिगर रहेगी। 135-140 140 ही आप समझ लीजिए। 150 तक जा सकता है आंकड़ा रामकृपाल जी। देखिए, मैंने कहा ना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब जाहिर सी बात है 145 तो होनी चाहिए ना। ठीक, 145 होने का मतलब है, ठीक है, 150 हो सकती है, 140, 135 भी रह सकती है। 140-150 बीजेपी को आपने दिया, कांग्रेस का बताएं। नहीं, देखिए,
इसके बाद जैसा मैंने कहा कि शिवसेना और ये 200 सीटें मिलाकर इनकी हो जाती हैं 88 सीटों पर बाकी सारी पार्टीज हैं। ठीक है। अब देखिए नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 के बारे में फोरकास्ट बड़ा आपने सरकारी बीजेपी की बनवा दी तो अब कुछ जोखिम बड़ा होता है। अब उसमें यह है कि एनसीपी नंबर 3 होती है कि कांग्रेस नंबर 3 होती है, तो एक नंबर 4 पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है। तो टॉप पर यह है और बॉटम में ये जरूर मैं कहता हूं कि आदर्श और मनसे ये दोनों को मैं मानता हूं कि ये डबल डिजिट में अगर पहुंच जाएं तो एक चमत्कार होगा। मतलब 10 सीटें आ जाएं अगर, वही उसी के आसपास से मानता हूं। ठीक है। तो आपका आंकड़ा रामकृपाल जी स्क्रीन पर है इस वक्त। बीजेपी को आप 140 से 150 दे रहे हैं, पूरी फुल मेजोरिटी के साथ आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को आप 23 से 50 सीटें दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस 25 से 30 सीटें आपने दी। 23 से 50 तो कोई आकलन हो ही नहीं सकता। नहीं, वो गलत हाँ, वो गलत है, हमारी तरफ से ग्राफिक्स गलत है इसमें। 25 से 30 सीटें आपने दी हैं कांग्रेस को। आप शिवसेना को 70 से 80 सीटें दे रहे हैं। 30 से 40 आप दे रहे हैं एनसीपी को। और आपने कहा कि मनसे और अन्य के खाते में अगर डबल डिजिट में आंकड़ा पहुंच जाए तो ये इनके लिए बड़े चमत्कार कर देने वाली बात होगी। तो ये रामकृपाल सिंह जी का आकलन ये कहता है। मैं आपका आकलन पूछूं एनके सिंह साहब, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रामकृपाल सिंह जी के आकलन पर क्या कहना चाहेंगे। हाँ, लगभग मैं इसी से इत्तेफाक करता हूं। थोड़ा सा हमने बीजेपी को इससे कम दिया है, बल्कि यूं कहें कि जो टर्नआउट है जो बढ़ा है 5% का इलेक्टोरल टर्नआउट आपने देखा 64%, 64 पॉइंट समथिंग है, वो देख के हम ये कैलकुलेट करते हैं। और देखिए 5 प्लेयर्स हैं इसमें, सीरियस प्लेयर्स 4 हैं और चारों अलग अलग लड़ रहे हैं और कहीं से भी कोई एक इंडिकेशन। रामकृपाल सिंह जी ने तो मैन ऑफ द मैच बीजेपी को दे दिया। जी हाँ, दे दिया है। लेकिन मैं उसमें जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैं ये कहूंगा कि अगर 30% विनेबिलिटी पॉइंट, अगर 4 पार्टी मतलब 4 कॉर्नर कंटेस्ट है तो विनेबिलिटी पॉइंट कहीं 26% के आसपास रहता है। इसके बाद जो भी आपको 1% मिलता है उसमें आप 2n² के फॉर्मूले से बढ़ते हैं। ये एक थंब रूल है जिसको क्यूब लॉ कहते हैं। यहां अप्लाई इसलिए करेगा क्यूब लॉ, हालांकि क्यूब लॉ सिर्फ अपोजिशन इंडेक्स यूनिटी जो आप बनाते हैं उसके बेसिस पे होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूंकि मोदी वर्सेस अदर्स था तो ये क्यूब लॉ अगर अप्लाई करे, हालांकि बहुत सॉलिड वो नहीं होगा, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 4% का इजाफा है तो ये 32 सीटें कांग्रेस बीजेपी के फेवर में जाएगी। अच्छा। इस कैलकुलेशन से देख के हम कह सकते हैं कि 135 से 140 के बीच में बीजेपी रहेगी। एनके सिंह साहब का आंकड़ा दिखाया जाए। एनके सिंह साहब ने कहा 135 से 140 बीजेपी रहेगी। बीजेपी का आंकड़ा आपने ये बताया और इसमें आपने मोदी वर्सेस अदर्स का नाम लिया एनके सिंह साहब। मैं आपके बाकी आंकड़े आपसे पूछूं उससे पहले रामकृपाल सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मोदी फैक्टर को आपने तरजीह दी है या कुछ और आपके मन में था जब आप 140, 150 और फुल मेजोरिटी की बात करते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जो मैंने अलग अलग जगहों से पता किया तो वोट परसेंटेज जितने भी चैनल्स का आ रहा है एग्जिट पोल के बाद वो कहीं भी 28-29 से कम नहीं आ रहा है। तो जैसा एनके सिंह ने कहा कि अगर 28-29% बीजेपी अपने बूते ले जा रही है तो ये सीट में कन्वर्ट अगर करते हैं इसको तो 135 से ऊपर ही सीट जाती है। उस 28-29% के पीछे फैक्टर क्या है? मोदी। देखिए, ऑब्वियस है, मोदी सिर्फ मोदी ही नहीं है। आप यूं देख लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयानक थी महाराष्ट्र में। आप एक चीज से सोच लीजिए कि पिछला भी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसके साथ राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ, गहलोत ने भी काफी अच्छे काम किए थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने जो काम किया और गहलोत ने जो राजस्थान में काम किया, कोई बहुत फर्क नहीं था। लेकिन एक को यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा, उसे अपनी सत्ता खोनी पड़ी। तो महाराष्ट्र में यह मत भूलिए कि 10 और 15 सालों से जिस कांग्रेस का रूल रहा है उसके खिलाफ माहौल है और ये लोकसभा में प्रूव हो चुका है। एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है। एनके सिंह साहब, जो राजस्थान का ये उदाहरण दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का, इन दोनों में बाईपोलर पॉलिटिक्स है। वहां पे बाईपोलर इलेक्शंस होते हैं जिसमें एक तरफ कांग्रेस होती है, दूसरी तरफ बीजेपी होती है, बाकी पार्टीज बिल्कुल मार्जिनल है या नॉन एग्जिस्टेंट। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र एग्जैक्टली हम वही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिल्कुल इससे डिफरेंट है। लिहाजा विनेबिलिटी पॉइंट ये 26% के आसपास है। अगर आप इसको 30-31 अगर बीजेपी ले जाती है, और जहां तक रैलिंग पॉइंट
है वो नरेंद्र मोदी हैं। अदरवाइज बीजेपी का पहले भी कभी नहीं रहा है बहुत ज्यादा, और मैंने कहूंगा कि बीजेपी अपने बूते पे ये ले आपत, इवन देश में भी जो आपने इलेक्शन देखा है, बीजेपी तो चली गई थी 18.8% 2009 में, और वहां से खींच के नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि वो 31% तक लाते हैं। मतलब यूं समझिए कि 13% का इजाफा, 12 से 13% का इजाफा, ये इसीलिए चमत्कार कहा जाता है कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार 1998 से जिसका वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा हो, वो अचानक 2009 के बाद एक क्वांटम जंप लेती है और 18.8 से 31.3% पे पहुंचती है। ये अपने आप में अद्भुत था, इतना बड़ा जंप लेना। और कांग्रेस वहां से ड्रॉप होके 28.8% से आ जाके 18% पे रुक जाती है। तो आप ये देखिए कि ट्रांसफर जो वोट हुए हैं, कांग्रेस के जबरदस्त वोट्स ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी आपके आंकड़े में मुझे एनसीपी के वोट ज्यादा ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसी पे आ रहा था। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नहीं है, बाई एंड लार्ज माना जाता है। और कांग्रेस ने यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान को आगे रखा। पृथ्वीराज चौहान को लेकर जितने भी आपने सर्वे अपने खुद के किए थे जो ओपिनियन पोल में, उसमें आपने पूछा सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और ठीक उसके बगल में पृथ्वीराज चौहान खड़े हुआ करते थे। इसका मतलब पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी चीफ मिनिस्टर की अच्छी थी। एनसीपी को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी। तो जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि डबल डिजिट क्रॉस करना, फैक्ट यह है कि इनके लिए ये बिल्कुल सही है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी कर ले जाए तो काफी होगा। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, यही वजह है कि कांग्रेस को जो 45 से 55% दिया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि कांग्रेस को लेकर वो नाराजगी नहीं है। अब इसमें है ये कि जब बीजेपी आगे आती है तो ये माना जाता है कि ये अगर सरकार बनाने की स्थिति में है। यही बात न तो कांग्रेस के बारे में कही जा सकती है, एनसीपी तो छोड़ दीजिए, शिवसेना के बारे में भी मुतासिर नहीं है वहां का वोटर कि नहीं शिवसेना को हम वोट देंगे तो बनेगा। तो एक वो कंसिडरेशन है कि हमारा शिवसेना के साथ बहुत हार्डकोर हिंदुत्व है, वगैरह वगैरह, एग्रेसिव हिंदुत्व है। इसकी वजह से शिवसेना का अपना एक है बेस है, कोंकण में, मुंबई में, इसमें करीब 74 जो सीटें हैं उस पर इनका अपना बेस है, वो अच्छा खासा है। हालांकि उसमें भी बीजेपी ने डेंट किया है। तो ये माना जा सकता है कि 70 के आसपास शिवसेना को मिले। कांग्रेस के पास 45 आएंगे और बाकी में मुझे लगता है कि एमएनएस और अदर्स का भी एक रोल रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इसी में ये महाराष्ट्र की एनालिसिस की जा सकती है। जी, अशोक टंडन साहब का हम रुख करेंगे इसके बाद। अशोक टंडन जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्या आप भी फुल मेजोरिटी की सरकार देख रहे हैं बीजेपी की? मैंने महाराष्ट्र में 145 सीट कही हैं बीजेपी की। अच्छा। और 55 शिवसेना की। जी। और देखिए, मैं अभी सुन रहा था बहस को, एक फैक्टर जो इस बहस में अभी तक उभर कर नहीं आ रहा वो ये है कि अलायंस टूटने से पहले भी सभी पोलस्टर बीजेपी शिवसेना को मिलाकर 200 के लगभग सीट दे रहे थे, 210 220। सबसे हैरानी की बात यह है कि अलग अलग लड़ने के बावजूद भी कोई भी एग्जिट पोल दोनों पार्टियों को 200 से कम सीट नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि वोटर महाराष्ट्र का इतना समझदार है कि उसने दोनों पार्टियों के अलग अलग लड़ने के बावजूद भी कहीं पर सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक अपने आप में अलग से हटकर पहलू है जी। जो शायद चुनाव के बाद जिसका विश्लेषण जरूरी होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी शिवसेना का जो कंबाइंड वोटर था उसने इन दोनों की आपस की लड़ाई में इनका वोट कटने नहीं दिया? बिल्कुल। अगर मेरी भी आंकलन को 55 सीट शिवसेना की माने, हालांकि कई लोग तो एनके सिंह तो शायद 70 से ऊपर दे रहे हैं जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जहां जहां बीजेपी शिवसेना आपस में भी लड़ रहे थे वहां वोटर ने उस वोट को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और जहां बीजेपी एनसीपी से लड़ रही थी या बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही थी वहां बीजेपी की सपोर्टर ने वोट काटकर बीजेपी का नुकसान नहीं किया। इसी तरह से जहां शिवसेना एनसीपी या कांग्रेस का मुकाबला कर रही थी वहां के बीजेपी वोटर ने
या शिवसेना के वोटर ने आपस में वोट काटकर शिवसेना या कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाया है। मेरा मानना है कि इस चुनाव का परिणाम जैसा एग्जिट पोल में अगर हम उसको मानकर चलें तो ये एक अपने आप में अजूबा होगा कि 25 साल से इकट्ठा चुनाव लड़ने वाला अलायंस अलग अलग लड़ने के बावजूद भी दोनों पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एनसीपी कांग्रेस को तो भारी नुकसान दिख रहा है ना। हमारे और साथी भी टंडन जी शायद डालने की कोशिश शायद कांग्रेस एनसीपी को भारी नुकसान दिख रहा है, उसी का फायदा बीजेपी शिवसेना को है। आप मेरी बात सुनिए जी। नहीं मुस्कान, मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना है कि चुनाव से पहले अगर इन दोनों को अलायंसेज में बांटकर देखा जा रहा था तो भी कांग्रेस एनसीपी को भारी नुकसान दिखाया जा रहा था। अलग अलग लड़ने से इनको तो जो भारी नुकसान होना था वो हो ही रहा है, शायद उससे जरा ज्यादा नुकसान हो गया है। तो क्या कारण है कि दो अलायंस टूटने के बावजूद भी एक अलायंस जो स्थिति उसकी चुनाव से पहले जीतने की थी वो बरकरार है और कांग्रेस एनसीपी की स्थिति जो हारने की बरकरार थी उससे और बदतर हो गई है। टंडन जी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक अलायंस जो स्थिति उसकी चुनाव से पहले जीतने की थी वो बरकरार है और कांग्रेस एनसीपी की स्थिति जो हारने की बरकरार थी उससे और बदतर हो गई है। टंडन जी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस एनसीपी भी काम कर रहा था, अगर कांग्रेस एनसीपी एक साथ लड़ती तो क्या यही सिचुएशन रहती? क्या इलेक्टोरेट इसी तरह से वोट करता? कांग्रेस एनसीपी का अलग होना भी तो एक फैक्टर है। बिल्कुल करता नहीं। एनके मेरा कहना है कि अगर आप ध्यान दें, चुनाव से पहले जब ये माना जा रहा था दो अलायंस के तौर पर लड़ेंगे तो भी सारे ओपिनियन पोल यही स्थिति बता रहे थे कि बीजेपी शिवसेना मिलकर 220 और कांग्रेस और एनसीपी की जो हालत है, मेरा तो मानना है कि हालांकि मैंने बीजेपी और शिवसेना को 200 सीट दी हैं जबकि एग्जिट पोल तो उससे बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि दोनों अलायंस के टूटने से कुल मिलाकर मतदाता की समझ में कोई अंतर नहीं आया और उन्होंने लगभग वैसी ही वर्डिक्ट दी है अगर दोनों अलायंस के तौर पर लड़ते तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति महाराष्ट्र में सामने आई है। अलायंस रहते हुए भी ओपिनियन पोल जो बात कह रहे थे, अलायंस टूटने के बाद भी वही रिजल्ट आ रहे हैं। अशोक टंडन जी, इस विचित्र स्थिति पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कशन के लिए दिया है। आगे एग्जिट पोल में बढ़ते हैं और बात करते हैं आलोक मेहता जी से। आलोक मेहता जी, आपका आकलन क्या कहता है महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, आकलन से पहले एक पंक्ति जरूर मैं कहूंगा, थोड़ा सा आप अनुमति दें जी, कि नितिन गडकरी जी ने कहा था सारे संपादक जो है पैकेज और ब्रीफकेस लेके कुछ काम कर रहे हैं। अभी हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम हमारा कोई पैकेज वैकेज नहीं किसी से मिला है। और अशोक टंडन जी यदि उनको जानते हो तो उनसे गडकरी से कहिए कि कहीं हो तो बाद में कभी भिजवा दें, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई उनका अभी तक कोई आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह नहीं है और हमारा तो कतई नहीं है। और अभी तक कितने सालों में हम जैसे कई ऐसे संपादक हैं जिनको कभी कोई ऐसा देने की हिम्मत नहीं कर सका। तो हम हो सकता है कि चूंकि हम जो बोल रहे हैं कल से कोई कहे कि भैया गडकरी जी ने ही पहुंचा दिया होगा, चूंकि बीजेपी के फेवर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और दूसरा ये कि हम जिस चैनल पे बैठे हैं उस चैनल के सर्वे में इसलिए क्षमा चाह रहा हूं कि आपके सर्वे में बड़ा इसको कहते हैं कंजूसी है, या जो सही हो सकता है ज्यादा सही हो, जो हम लोग गलत साबित हो गए, क्योंकि उसमें बड़े 103, 105 के आसपास से ऊपर, हाँ जी हाँ, 108 से ऊपर नहीं गया। इसलिए ये कहीं हमारा नाम आगे से काट मत दीजिएगा वहां जो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तो हमारे आए और हमारे सर्वे के खिलाफ बोल रहे हैं। हम क्यों नाम काटेंगे? नहीं, वैसे बता रहे हैं। थोड़ा सा इस बहस को थोड़ा लाइट वे में ले जा रहा हूं कि हम लोगों से भी गलती हो सकती है। और बेसिकली भविष्यवक्ता भी बहुत सारे गलत साबित हो गए। ज्योतिषी चुनाव लड़े तो हार जाते हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते, ना मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्टर्स की, आप जैसे कई और सारे लोग, चैनल्स के लोग, संवाददाता, सर्वेकर्ता जो गए हैं, उस आकलन के बाद जो ऐसे लोग हम लोग जो बैठे होते हैं, उसका एक अपना आकलन, जो समझ, राजनीति की समझ है और जो गणित है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए आगे है कि उसने एक अपनी रणनीति के तहत, और इसीलिए हमने उसको लगभग 135 से 145 माना जी,
हमने से मैंने कहा ना कि चाहे हम चाहे या ना चाहे, लेकिन जो सच्चाई है उसको सामने देखना चाहिए, तो उसका बहुमत पूरा स्पष्ट लगभग आ सकता है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की दो कारण है, एक तो मोदी जी की लहर, जिसको कहना चाहिए उसका अभी फायदा, जो लहर पूरी खत्म नहीं हुई थी, लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद उसको बनाए रखा। और उपचुनाव में हालांकि आलोक जी मान लिया गया था कि लहर अब बची मैं उसको नहीं इसलिए नहीं मानता, अभी तो उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि लहर होती तो फिर 29 सभाएं क्यों करते महाराष्ट्र में। देखिए वो गढ़ कभी भी उस तरह से उनको तोड़ा गया वो अलग बात है, उपचुनाव एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव का जो महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की विचार यदि कहिए, विकास की विचार जो कहिए, उत्तर प्रदेश से एक डिफरेंट तरह का वोटर भी रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि, और उस पर आप ये याद रखें कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह संगठन के बहुत पुराने लोग हैं। नंबर 2, आरएसएस के लोग लगभग लगे हुए थे, 50,000 लोग बाहर से भेजे गए थे इस काम के लिए कि महाराष्ट्र में चुनाव को कैसे बूथ लेवल का ऑपरेशन, ये मोदी जी की जय जयकार अपनी जगह सभा में, लेकिन बूथ लेवल पर क्या क्या आकलन है। राजस्थान में 25 सीटें लाने का बड़ा कारण था बूथ मैनेजमेंट फ्रॉम गुजरात। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है, मैनेजमेंट मतलब लोगों को परस्यू करना, इसके एक बड़ा कारण यह है कि जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकी। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि उसका बहुमत उसकी तरफ है। शिवसेना ने अपने गढ़ को बचाए रखा, जो अशोक टंडन जी कह रहे हैं मैं सहमत हूं कि वो अलग रह करके भी उन्होंने अपने पॉकेट्स बना रखे थे और उनका अपना एक असर रहा, और इसलिए शायद जो गणित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया, और मैं आज भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि शिवसेना ने तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो चाहती थी, मोदी जी अमित शाह चाहते थे कि वो अपने आप धक्का घर से बाहर चला जाए, कहीं घर से चला गया मैं क्या करूं भाई हमारा, कैलकुलेटेड रिस्क, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क ली गई और ठीक है वो उनकी पार्टी का फैसला है। कांग्रेस आपके हिसाब से कहां जाती है? कांग्रेस मेरे हिसाब से 35 से 45 के आसपास पहुंचती है। पृथ्वीराज चौहान का अपना जो एक व्यक्तित्व रहा, अच्छा बुरा जिसको भी जो कहा जाए, गठबंधन उन्होंने खुद भी मान लिया कि सारे दागी लोगों को साथ लेकर के मैंने सरकार चलाई। बाकी आपका तो देखा शिवसेना और एनसीपी तो ठीक है, लेकिन एमएनएस को आप बड़ी अच्छी स्थिति में देख रहे हैं। नहीं, एमएनएस नहीं कहा है, मैंने कहा था अन्य में। अच्छा, मैंने कहा था अन्य जो लोग हैं उनमें कुछ, जैसे देखिए आप कुछ पार्टी से जैसे कह रहे थे, अच्छा आपने 15 से 20 सीटें एमएनएस और अन्य दोनों के साथ, उसमें एमएनएस बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा यदि मैक्सिमम यदि कुछ होगा, जैसे कई लोग जो हम यहाँ बैठे नहीं जानते, कई लोग बीजेपी कांग्रेस के ऐसे लोग नेता रहे हैं, मैं इसलिए राजनीतिक आधार पर आकलन कर रहा हूं कि वो लोग अपने नेताओं को दूसरे इंडिपेंडेंट खड़ा कर देते हैं, और हो सकता है मान लो शरद पवार ने किसी इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया हो, मैं नहीं जानता, अमित शाह जी ने कह दिया भाई वहां हमारा कैंडिडेट नहीं जीत सकता, तू अभी तो वहां चला जा, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा, तो उसको फंड भी करते हैं। मैं ऐसे सब नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। शरद पवार भी एक जमाने में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पावरफुल पैसे वाले नेता थे, नरेंद्र मोदी जी मतलब उनकी पार्टी की तरफ से वो तो वरना चाय बेच करके आगे बढ़े, प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये कि उनके पास मनी पावर बीजेपी के पास कम नहीं रहा है, और शरद पवार के पास भी एक समय में प्रधानमंत्री बनने के वो दावेदार थे, इसलिए उनके पास भी बहुत बड़ा पैसा रहा है, वो अब भी है, और अब भी है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट कुछ ऐसे जो सरप्राइज कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए मेरा ये आकलन है। ठीक है, अनुज गुप्ता जी आपका आकलन क्या कहता है? मैं अपने सभी पैनलिस्ट मित्रों से माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि मेरा आकलन अभी भी 110-115 पर अटका हुआ बीजेपी के लिए। शिवसेना मेरी नजर बड़े देर के बाद ट्विस्ट आया। मेरे ख्याल से शिवसेना 75 के आसपास जरूर जानी चाहिए। और देखिए कांग्रेस में 50, एनसीपी 35 और मनसे और अन्य मिला के 17-18 में, जिसमें मन से 5-7 सीटें हो सकती है। एक दो तथ्य जो मेरी जानकारी में आई है, मैंने सुना है कि अमित शाह जी का अपना आंकड़ा 156 सीटों का है। भाजपा के अंदर कई लोग 140 से 145 के आंकड़े पर चल रहे हैं। शिवसेना का आकलन है भाजपा के लिए कि 90 से 100 के बीच में विद अलायंस पार्टनर्स उनको टिकना चाहिए। और एक बड़ी रोचक चीज सामने आ रही है कि वोटिंग के पहले के 3 दिनों में एनसीपी ने पूरे स्टेट में, जहां कांग्रेस जीत रही हो वहां भी, जहां एनसीपी जीत रही हो वहां भी, और जहां एनसीपी चौथे स्थान हो वहां भी, दलित और मुस्लिम ये जो वोट बैंक है इस पर बहुत अधिक मेहनत की है। वो कांग्रेस को बड़ा डेंट मार गया है वहां पर, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कांग्रेस के लोग जो शुरू में 2 महीने पहले जब चुनाव शुरू हुए तो पृथ्वीराज चौहान कहा करते थे कि हम 82 जो पुराना आंकड़ा उसके आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन वो घसरते घसरते 50-55 के आसपास का आंकड़ा उनका अब उनकी पार्टी का अब होने लग गया, ऐसा मैंने सुना है। 50 ही आपने दिया कांग्रेस का? जी बिल्कुल। और आप शिवसेना को 78 के करीब पहुंचा रहे हैं, 70 से शिवसेना का अपना आकलन जो है 80 से 90 के बीच का 80 से 90 के बीच आप दे रहे हैं। ठीक है, 35 आप एनसीपी को, एमएनएस के खाते में 5 और अन्य के खाते में 10। अनुज गुप्ता का आकलन ये है। मनीष अवस्थी का आकलन ब्रेक के बाद, और इन तमाम आंकड़ों का हम सीटें किसकी बन सकती है सरकार, देश के नामी गिरामी पत्रकारों का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। अब तक आपने रामकृपाल सिंह जी को देखा, उन्होंने कितनी सीटें बीजेपी को दी, क्लीन मैंडेट के साथ बीजेपी की वो सरकार बना रहे थे। आलोक मेहता साहब भी कामोबेश कह रहे कि सिंगल लार्जेस्ट
लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रहेगी और उसको सरकार बनाने में दिक्कत नहीं होगी। एनके सिंह साहब भी यही कह रहे हैं। आलोक गुप्ता की राय थोड़ी जुदा थी, वो 110 से ऊपर नहीं बढ़े बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। अशोक टंडन साहब भी बहुत आश्वस्त हैं कि बीजेपी काफी लीड पर है महाराष्ट्र के अंदर। मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर, उनका आकलन क्या कहता है? मनीष। अनुराग, इससे पहले कि मैं अपना आकलन बताऊं, उसके पहले मैं अनुज जी आपसे कुछ उधार चाहता हूं, देंगे आप? सब कुछ आपका है। कैश में ना लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। अनुज जी, आपका नाम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आप सब इतने नामचीन लोगों के बीच में मैं आप सबका अनुज हूं, इसलिए मुझे बोलते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा। एनके सिंह साहब, रामकृपाल जी, आलोक जी, अशोक टंडन जी और आप खुद, तो अनुज के रूप में मैं ये सामने रख रहा हूं। और जो रख रहा हूं, मेरा आकलन ये है, इसका आधार मैं आपको बताऊं। मैंने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बात की। लगातार पिछले महीने भर से हमारे तमाम जो पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, वो अलग अलग देशों में जाकर जो उन्होंने आकलन किया और जो नब्ज टटोली उसके आधार पर, जिसमें विदर्भ शामिल है, खानदेश शामिल है, कोंकण शामिल है, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र शामिल है, मराठवाड़ा शामिल है और मुंबई। तो इसके मद्देनजर मेरा जो आकलन है वो मैं अब पेश करना चाहूंगा। बीजेपी उसके आधार पर, जिसमें विदर्भ शामिल है, खानदेश शामिल है, कोंकण शामिल है, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र शामिल है, मराठवाड़ा शामिल है और मुंबई। तो इसके मद्देनजर मेरा जो आकलन है वो मैं अब पेश करना चाहूंगा। बीजेपी को मैं 120 से 125, शिवसेना को 55 से 60, कांग्रेस को 40, एनसीपी को 35 के करीब, 30 से 35 के बीच में, एमएनएस को 7 और बचे हुए 20 से 21 निर्दलीय। अब बीजेपी में जो 120 से 125 का आंकड़ा मैं कह रहा हूं, आपका थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ है मनीष। ये आपने अनुज जी का नाम उधार लेने के बाद बदला है आंकड़ा, या पहले हमारे ग्राफिक्स में कुछ गड़बड़ हुई है? आप 36 अदर को दे रहे थे और 115 आपने बीजेपी को दिया, अभी अचानक आपने बीजेपी की संख्या बढ़ा दी है। अदर्स के खाते से बीजेपी के खेमे में डाल दिया आपने। हो सकता है बीजेपी के सहयोगी हों वहां पर, उसमें नहीं नहीं, मैं तमाम बड़े पत्रकारों के आकलन को भी देख रहा था, लेकिन इस बीच मेरे लगातार, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मुझे लगातार संदेश भी आ रहे थे। तो इन सारी बातों के मद्देनजर जो चीजें मेरे सामने है वो मैं कह रहा हूं। इसको अगर आप गौर से देखें कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से रैलियों का रेला बीजेपी के नेताओं ने किया, अगर महाराष्ट्र में 1000 रैलियां हुई हैं तो आप उसमें देखिए 600 से ज्यादा रैलियां बीजेपी के नेताओं ने की हैं। गडकरी कह लें, पंकजा मुंडे कह लें, देवेंद्र फडणवीस कह लें, अमित शाह कह लें, और फहरिस्त बहुत लंबी है। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आप देखिए कि वही बनिस्पत कांग्रेस की मुट्ठी भर रैलियां, राहुल और सोनिया की अगर आप रैली देखें तो ऊंट में जीरा। तो अब आप ये बताइए कि आप अपना संदेश कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? बात अब हम और इससे आगे बढ़कर करें। इससे चुनाव से पहले लगातार अगर सारे टीवी स्क्रीन पर कोई एक व्यक्ति छाया हुआ था, वो छाया था नरेंद्र मोदी, जो कि अमेरिका से लेकर सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन स्क्रीन पर मोदी दिखाई पड़ते थे। तो इसका भी असर हुआ है। मोदी की वाकपटुता और जिस अंदाज में वो रैलियों को संबोधित करते थे, वो एक असर पड़ा है, जिसके चलते बीजेपी बेहतर करती दिखाई दे रही है। लेकिन मेरी नजर में अब भी बीजेपी बहुमत के पास नहीं है। अब जहां तक बात करें कि आखिर मुद्दे क्या हैं, मुद्दे ये नहीं है, मुद्दा हिंदुत्व का नहीं है। शिवसेना जो हमेशा से राग आलापती थी कि हिंदुत्व की बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना आगे बढ़ी है, लेकिन इन चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। मुद्दा है विकास, मुद्दा है रोजगार और मुद्दा है कि भ्रष्टाचार से सुशासन कैसे दे। इस बात को लेकर युवाओं में जो एक सोच पैदा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि यह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। और हम आखिर बात करें कि उद्धव ठाकरे जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अनुराग, उद्धव ठाकरे की मतदान के बाद की जो कोशिश है कि इस चीज को मेलो डाउन किया जाए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अगर ये कोशिश होती है नतीजों बाद, क्योंकि मुझे 30 से 35 घंटे अभी बाकी है नतीजे आने में, उसके मद्देनजर आप ये मान के चलिए कि इन्होंने बात तो सब की। जब मतदान के पहले जो इनके बयान आते थे, चाहे बोलने के जरिए, संबोधन के जरिए या लेखनी के जरिए, लेकिन आप देखिए, दुश्मनी करो, जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर रखो कि दोबारा हम मिलें तो पल के ना झुक पाएं। बहुत बढ़िया आकलन आपने प्रस्तुत किया मनीष, और उसमें करेक्शन भी किया। 115 से आपने 125 से 130 बीजेपी को पहुंचाया। मनीष भी मानते हैं कि वहां पर मोदी फैक्टर चलेगा, मोदी लहर चलेगी। लेकिन यहां तमाम जो आकलन हमने आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें सबसे अलग आकलन जो रहा वो अनुज गुप्ता जी का रहा। क्या वजह अनुज गुप्ता जी की आपको मोदी लहर नजर नहीं आ रही, बाकी सभी वरिष्ठ पत्रकारों को मोदी लहर नजर आ रही है?
मोदी लहर मुझे भी नजर आ रही है, अंडरकरेंट उनका है जो बीजेपी को 46 से उठा करके 110, 115 तक ले जा रहे हैं। क्या आप सीटों का 3 गुना हो जाना, क्या उसको आप मोदी लहर नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं तो रामकृपाल सिंह जी की, अशोक टंडन जी के, एनके सिंह साहब की बात करूं तो ऑलमोस्ट क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि देखिए कहीं न कहीं जो पुरानी बातें हैं उनसे मैं जकड़ा हुआ हूं। बीजेपी का जनाधार ग्राउंड पर उतना नहीं रहा है। लोकसभा में चूंकि एक अलग बात थी, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट हो रहा था। महाराष्ट्र में उन्होंने कोई चेहरा पेश नहीं किया है। आपके आंकड़े कहीं उपचुनावों से, उसके नतीजों से तो ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जो आंकड़े हैं वो केवल लोगों से बातचीत करने के आधार पर हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करने के आधार पर हैं और कुछ अपनी जो जिस तरह की साइकोलॉजी में करने की कोशिश करता हूं उस पर आधारित है। ठीक है। अशोक टंडन जी, क्या आप को तर्क जो दिया गया है अपने आंकड़ों को लेकर के अनुज जी ने, वो उससे आप सहमत हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अनुज जी महाराष्ट्र गए होंगे, लेकिन जो लोग महाराष्ट्र कवर करने गए और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह और जिस तरह से भीड़ नरेंद्र मोदी की मीटिंगों में उमड़ी, वो अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत, अगर इसको एग्जैजरेशन न कहे तो लोकसभा की सभाओं से भी ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र की सभाओं में आए हैं। और ये उत्साह, ये जो जोश लोकसभा से चलकर असेंबली के इलेक्शन तक रहा, इसको देखने के बाद मुझे लगता है कोई शक नहीं आना चाहिए किसी के मन में कि मोदी लहर महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के समय से जो चली, वो असेंबली के इलेक्शन में आते आते कहीं कम नहीं हुई, बल्कि कई जगह बहुत बढ़ भी गई। लहर तो अनुज जी भी मान रहे हैं, अशोक टंडन जी लहर को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जादुई आंकड़े से बहुत पीछे रखा है इन्होंने। नहीं, लेकिन वो, यही मेरा कहना है कि लोकसभा के जो चुनाव परिणाम है, जो उसमें सीट भाजपा को आई है, उसको अगर आप असेंबली में कन्वर्ट करें तो इसलिए वो सीट किसी भी स्थिति में कम होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मेजॉरिटी नहीं आएगी, ये सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं पत्रकार का जो कंजर्वेटिज्म होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना कि वास्तविकता इसमें से झलक रही है। जी, कंजर्वेटिविज्म नहीं है बल्कि स्केप्टिसिज्म है और वो पत्रकार के साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो स्केप्टिसिज्म और एक कहें, थोड़ा पत्रकार थोड़ा संभल कर चलता है। जी, पत्रकार संभल कर चलता है। जी अशोक जी, संभल कर चलना होता तो मैं 155 से ऊपर ही बोलता, क्योंकि जब हवा उस तरफ बह रही है तो उसमें बहना सबसे आसान होता है। लेकिन हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे टिक रहा हूं। एक मैं बात कहना चाहूंगा जो अशोक जी भी कह रहे थे, 2 पॉइंट्स पर। एक, जब भी हम ये बात कर रहे हैं, पिछले 15 सालों में जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, याद कीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम से पहले मायावती जी का इलेक्शन हुआ था। किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था, खुद मायावती जी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें मुझे मिलेंगी। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आई। याद होगा श्री प्रकाश जायसवाल ने ऐसे बयान दिए थे जिसपे सारी पार्टीज के लोग बोले, लेकिन मुलायम सिंह को माइक तक ले जाया गया, नहीं बोले। मन में यह था कि कभी न कभी कांग्रेस की जरूरत चुनाव के बाद हमें पड़ सकती है। वहां भी आश्चर्य हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अब ये जो यूथ बहुत बड़ी तादाद में आया है, किसी भी स्टेट में फ्रैक्चर्ड मैंडेट जनता नहीं दे रही है। महाराष्ट्र इसका अपवाद क्यों होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। को लगता है उनके आंकड़े इस चीज से नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीजेपी का कुछ है नहीं, तो मैं एक वाक्य आपको और कह दूं, जहां तक ये होता है मल्टी कार्नर फाइट है, 5 पार्टियां 4 पार्टियां लड़ रही हैं। याद कीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी 4 पार्टियां वहां भी लड़ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। सो ये बात ये रही। जो दूसरी बात एक टंडन जी ने उठाई थी कि अलायंस होता या नहीं होता, मुझे लगता कोई फर्क नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क रहा है। और अगर इस महाराष्ट्र इलेक्शन में चाहे नतीजे कुछ भी आए, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी
सबसे ज्यादा सबसे बड़ी गेनर है, बाकी सारी पार्टी लूजर हैं। आप याद कर लीजिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए समझौता होता तो क्या बीजेपी को तब भी 144 से 140 सीटें आती? सवाल ही नहीं उठता। 288 सीटों में अगर 50-50% भी बंटवारा होता मान लीजिए, या 10 सीट बीजेपी ज्यादा भी लेती, तो भी इतनी सीटें जितनी मिलने जा रही हैं नहीं आती। और ये तो हम कह नहीं सकते 144 बीजेपी की आ जाती, 144 शिवसेना की आ जाती, बाकी पार्टी का खाता नहीं खुलता, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी थी। तो गेनर जो है इस सारे चीजों में कुल मिलाकर के बीजेपी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी महाराष्ट्र में कभी भी पूरी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी, उस पार्टी को कंजर्वेटिव, अगर वो कम से कम ये तो है ना कि 100 के ऊपर जा रही है, चाहे मान लीजिए सबसे गुप्ता जी का भी अगर मैं कहूं नंबर 1 तो भी नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। और ये भी मैं एक चीज कहता था कि आप इससे आगे की चीज सोचिए कि उसका फैलाव हो रहा है। जहां वो सीट नहीं आ रही है, वहां भी अगर 5%, 10% वोट, 15% वोट अगर वो पाती है, तो आप समझिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी चादर फैला ली है पूरे महाराष्ट्र में। ये सबसे बड़ी जोड़ना होगा। मेरा ख्याल है कि एक बात जोड़ना होगा कि देखिए, जिस तरह से क्षेत्रीय, अब हम वैसे हम कह रहे हैं कि मोदी लहर है, लेकिन चाहे वो गडकरी जी हो, फडणवीस हो, मुंडे जी के परिवार हो, ऐसे सारे जो क्षेत्रीय क्षत्रप जिनको वो बनाना चाहते हैं या बने हुए हैं, कहा जाता था कि भाई बीजेपी का वहां कोई यही नाम। मेरा ऐसा मानना है कि रणनीति के तहत भी किया गया कि नेता का नाम घोषित नहीं किया, मोदी का चेहरा आगे रखा गया, लेकिन उनको जैसे आप कहते हैं सूबेदारी सबको दे दी गई थी, तुम्हें इतने जिताना है, और उनके मन में भी बना रहा कि हमें इतना कुछ करना है। आपको यदि याद हो तो आपके ही चैनल पर मुंडे जी की बेटी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि 50-55 लोग उनका भविष्य मेरे साथ जुड़ा है, मतलब 50-55 टिकट के लिए उन्होंने पूरा ठेका लिया हुआ था जी। तो ये भी एक बड़ी ही रणनीति की एक, जिसको कहना चाहिए, हिस्सा था, जिसकी वजह से जो हम आकलन जो कर रहे हैं वो आप उसको देखिए, सबके जुम्मेदारी लगा दिया, आपके जुम्मे यही काम है, इसके जुम्मे ये काम है। जब इस तरह के समारोह में भी यदि कोई तजुर्बे तय कर देता है, ये रणनीति का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। जी, दूसरी पार्टियां नहीं। जी, एनके सिंह साहब जोड़ दें इसमें कुछ, फिर मैं औसत दिखाऊंगा आप सभी का जो एक। इसमें अनुराग एक बात और भी है कि मोदी के हैबिट में रहता है नया प्रयोग करना, एडवेंचरस रहते हैं, और ये नया प्रयोग था कि नहीं, इस समय जो स्थिति है उसमें हम बिना अलायंस के चलते हैं और देखते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखें तो देखिए, लोकसभा के पहले उन्होंने कई बाहर के लोगों को लिया, उनको टिकट दिया, जगदम्बिका पाल वगैरह, ये सब एक उदाहरण है। यहां पे वो अपने 25 साल पुराने अलायंस को क्यों छोड़ रहे हैं? 6 महीने पहले से चाणक्य ये लगातार सर्वे कर रहे हैं, या बाकी लोग भी कर रहे हैं, एक तमाम लोग हैं जो कि सर्वे करके ये फीडबैक देते हैं, और उस सर्वे में ये माना गया कि नहीं, इनका जो प्रभाव है वो इंटैक्ट है। और अगर वो शिवसेना के साथ आते हैं, जो कोलेटरल डैमेज होता वो ये होता कि अगर शिवसेना भी उसी तरह काबिज होती, उतनी ही सीटों पे आती और चीफ मिनिस्टर बनते, तो एग्रेसिव हिंदुत्व के जो हरकतें होती वहां पे महाराष्ट्र में, खास करके वो बिहारीज और तमाम जो स्थितियां होती है, उससे नेशनल इमेज नरेंद्र मोदी जी की काफी खराब होती, क्योंकि तब वो कुछ कर ना पाते। तो एग्रेसिव हिंदुत्व से बचना भी एक जरूरी था। और इस समय नरेंद्र मोदी जी का एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि इस हिंदुत्व को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ रखा जाए, बल्कि अगर ना सिग्निफिकेंट हो तो इसको अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में पूरा देखिए आप, इलेक्शन जो लड़ा उन्होंने वो शुद्ध विकास पे लड़ा, विकास, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, नो टेररिज्म, ये जो 4-5 चीजें जो पब्लिक एस्पिरेशन की बहुत ही नजदीक हैं, उन्हीं पे उन्होंने चुनाव लड़ा। कहीं से आपने नहीं देखा कि वहां पे ये इश्यूज उठाए गए। ठीक है, एनके सिंह साहब, तो कुल मिलाकर के आप सभी गुणी पत्रकारों में से 2 पत्रकारों का आकलन ये कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो रहेगी बीजेपी, लेकिन क्लियर मैंडेट के साथ सरकार नहीं बनाएगी। बाकी कामों में सभी मानते हैं कि बीजेपी जादुई आंकड़े को छू लेगी। लेकिन आप सभी का औसत क्या कहता है, आप सभी के अनुमान का औसत क्या कहता है, ये हम दिखा देते हैं। सभी पत्रकारों के अनुमान का औसत, बीजेपी 132, कांग्रेस 42, 69 पे शिवसेना, 30 एनसीपी, 7 एमएनएस और अदर्स के खाते में भी 8 सीटें गई हैं। यहां तो मामला फंस गया। अब रामकृपाल जी, क्या औसत में 132 रह गई बीजेपी?
नहीं, लेकिन ये अवसर कुछ इस तरह का है कि वो किसी से कहा गया, तो उस मैथमेटिशियन था, उसको नदी पार करना था, तो उसने गहराई नापी, 3-4 जगह गहराई नापी, एक जगह 20 फीट थी, एक जगह 2 फीट थी, कुल मिला के उसने 22 फीट पे 11 फीट कर लिया। 5-6 जगह नापा, शायद 5 फीट आया और वो उसमें डूब गया। तो मेरे ख्याल से ये जो आप नींद निकाल, मेरा हिस्सा आप निकाल देंगे तो ये और बहुमत के आसपास पहुंच जाएगा। अगर 110 का निकाल। जो आपने कहा ना, देखिए मैंने जिस दिन गठबंधन टूटा उसके 2-4 दिन पहले मैंने अपने अखबार नवभारत में ये लिखा कि टुडे चाणक्य ने एक सर्वे करके दिया है बीजेपी को, अकेले लड़े तो 120 से ऊपर सीटें आएंगी और उसके आधार पर ही गठबंधन तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो नपी तुली रणनीति के साथ किया गया कि हमेशा के लिए महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण बदल दिया जाए, भाजपा छोटे भाई लेकिन अशोक टंडन जी ने जो एक आकलन प्रस्तुत किया कि एलायंस थे और जब नहीं थे, दोनों सूरतों में बीजेपी और शिवसेना को कोई खास नुकसान नहीं। क्या आप मानते हैं इस चीज को? जी, यदि कांग्रेस और एनसीपी नहीं टूटे होते तो ये स्थिति नहीं बनी होती, तो शायद सत्ता की लड़ाई बहुत कठिन हो गई। जनता को नहीं भरोसा होता, जनता को भी भरोसा होता। लेकिन अशोक टंडन का कहना है कि कांग्रेस एनसीपी के टूटने से बीजेपी और शिवसेना की सेहत पर न पहले कोई फर्क पड़ा था, न अब दिखता है। नहीं, आप पूछिए। नहीं, मुतासिर, जनता मुतासिर, कम से कम कांग्रेस का एक सपोर्ट बेस वहां रहा है, इनका रहा है, शरद यादव, शरद पवार। आलोक जी के कहने पर एक बार पूछ लेता हूं, अशोक टंडन जी, क्या आप अब भी मानते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ा जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे तब में, और अब टूट गए तब भी? नहीं, मैंने जो तर्क प्रस्तुत किया वो ये था कि चुनाव से पहले जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे वो ये मानकर चल रहे थे कि 2 अलायंस ये चुनाव लड़ रहे। नहीं, मैंने जो तर्क प्रस्तुत किया वो ये था कि चुनाव से पहले जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे वो ये मानकर चल रहे थे कि 2 अलायंस ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों अलायंस का जो नंबर आ रहा था वो लगभग वही आ रहा है जो आज अलग अलग लड़ने के बाद उनको मिला दिया जाए तो वही है। यानी आंकलन ये था कि बीजेपी, वो अलग बात है कि अब नंबर 1 प्लेयर बीजेपी हो गई, शिवसेना पीछे चली गई, लेकिन कुल मिलाकर उस समय ये कहा जा रहा था बीजेपी शिवसेना को 220 के लगभग आएंगी और कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर ये बाकी बची हुई सीट आएंगी। तो आप अगर अभी भी आंकलन कर लें तो दोनों को मिलाकर 200 सीट, 210 सीट सब दे रहे हैं। टंडन साहब, वही तो बीजेपी का गेम प्लान था ना, उसी आकलन को ध्यान में रखते हुए ही तो गठबंधन तोड़ा गया। इसका एक कारण और भी है अनुराग जी। नहीं, अशोक जी, मैं कह रहा था कि इसका एक कारण ये नहीं है। बात जो हम नहीं मुस्कान, एक बात जो हम में से किसी ने नहीं डिस्कस की, एक सेकंड, एक बात जो हम में से किसी ने डिस्कस नहीं की कि जब बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया था तो क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन क्यों नहीं बना रहा। उनको ये चुनौती स्वीकार करते हुए अगर गठबंधन के तौर पर वो लड़ते तो शायद आज हम आंकलन और तरह से कर रहे हो। पॉलिटिक्स किसी ने मजबूर नहीं तो संभावनाएं नहीं हो। समय मेरे पास कम है, मुख्यमंत्री के नाम पर जवाब अगर ये कांग्रेस एनसीपी, लेकिन तब तक वो खुद इतिहास हो चुका है। एक हिमालयन ब्लंडर था कांग्रेस का, वो हिमालयन शिवसेना का अलायंस टूट गया। और जी मनीष अवस्थी, तो कामोबेश अगर देखा जाए तो सभी कांग्रेस और एनसीपी को उस अपॉर्चुनिटी को, बोलिए अशोक जी, बोलिए जी, उसको उस मौके का फायदा उठाना चाहिए था और मिलकर लड़ना चाहिए था। जी चलिए, मनीष अवस्थी, तो कामोबेश तमाम आकलन और आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी न केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है बल्कि वो आराम से सरकार भी बना लेगी। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा यही एक किस्सा है जो साफ दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक बात करें कि तमाम नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जाकर रुकेगी नागपुर में, यानी कि देवेंद्र फडणवीस पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी देवेंद्र फडणवीस को सामने रखकर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरीके से मेहनत कर कर उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया, मेहनत की, और अगर ये नतीजे वाकई ऐसे कुछ ही घंटों बाद अगर आते हैं तो निश्चित पहला नाम जो होगा, जो समझा जा रहा है, माना जा रहा है, जिसका आभास लोगों को हो रहा है, वो होगा देवेंद्र। जहां तक बात करें एनके सिंह साहब की, जो उन्होंने कहा कि मोदी अलग अलग प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग में उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो प्रयोग किया कि अलग चल के देखते हैं, एकला चलो रे, अकेले हम अकेले तुम, इसमें एनके सिंह साहब मैं ये कहूं कि उनकी सोच को बल किसी और ने नहीं,
महाराष्ट्र के अपने नेता जो कि केंद्र में उनके सहयोगी, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है नितिन गडकरी की भी यही सोच थी कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। ठीक है मनीष, समय बहुत कम है। रामकृपाल सिंह जी, कौन होगा मुख्यमंत्री बीजेपी? मोदी का जो मैजिक चल रहा है इसमें जो मनीष जी कह रहे हैं, देखिए, और दूसरा ये कि नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे कभी भी इनके जो आपसी तालमेल रहे वो अच्छे नहीं रहे। ये जिद्दन जिद्दी की लड़ाई रही। जहां तक अशोक टंडन साहब ने कहा कि ठीक है मनीष, समय की कमी है। मैं एक एक रिएक्शन सभी से लेना चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? रामकृपाल जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री वही होगा जैसा चौपाई में होता हुई है, वही जो राम रच राखा, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। मोदी जी जिता रहे हैं, मोदी जी की पार्टी है, और ठीक उस तरह जैसे इंदिरा गांधी जी जिसको चाहती थी उसको मुख्यमंत्री बनाती थी, उसको फोन कर दिया कि भाई कल आपको शपथ लेनी है, वो अगले दिन जाके ले लेता। अशोक टंडन जी, कठिन सवाल है। देखिए, इस बारे में मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ने चुनाव से पहले इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। केवल एक बात पर ध्यान दिया कि हमें महाराष्ट्र में पूरे राज्य के तौर पर पार्टी को उभार कर जितवाना है। तो जीत होने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनता है ये सेकेंडरी इशू है, और मैं मानता हूं कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, तो जिसको भी चाहेंगे बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा फ्रंट रनर और सेकंड रनर मुझे आज की डेट में कोई ऐसा दिखाई नहीं चौपाई देता। कही उन्होंने हुई है सोई जो मोदी रच राखा, बड़ा अच्छा फोनेटिकली भी अच्छा लगता है। फैक्ट ये है कि अगर सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और वेरिएबल्स देखें तो मुझे लगता है देवेंद्र के चांसेस सबसे ज्यादा ब्राइट हैं। क्योंकि एक तो ये है कि मुझे लगता है कि ये मुंडे की बेटी अभी इस लायक हुई है कि महाराष्ट्र ऐसे बड़े देश को संभाल पाए। देवेंद्र फडणवीस। आलोक मेहता जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो आज से ही उनकी बेटी ने बोलना शुरू कर दिया है, तो ज्यादा यदि विवाद होता है तो कहीं नितिन गडकरी जी को न कहा जाए कि आप जाइए, जबकि अभी तक इसे खंडन किया जा रहा है कि वो नहीं जाना चाहते खुद भी। लेकिन फडणवीस जैसा कहा गया, और मोदी जी ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति हो जिसको वो यहां से आदेश दे और काम करे, जो मंत्रिमंडल के जैसे लोग हैं, और वो एक शब्द न बोले जो जी न चाहे। मैं दोनों की बातों को जोड़ते हुए कहूंगा, नागपुर में तय होगा और नागपुर का कोई ब्राह्मण महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगा। बिल्कुल, आपने भविष्य वक्ता की तरफ बढ़े। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी का इस बड़े आकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।